भी हमारे वरिष्ठ दीदी मोहिनी दीदी जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी भी हमें दादी जानकी जी के साथ के अनुभव सुनाएंगी। विदेश सेवा के कारोबार में दादी जी के साथ आपका बहुत ही जिम्मेवारी भरा रोल रहा है, तो वे भी अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। राजू भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। दादी जानकी को शुरू से लेके तन की कुछ न कुछ व्याधि कहें, बीमारी कहें, चलती रहती थी। तो उन्होंने एक बार बाबा से कहा, बाबा सब लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं पा रही। तो बाबा ने उनको कहा कि तुम मधुबन में हो, बहुत कुमारी आती रहती हैं, तुम उनके साथ बैठ के उनकी ट्रेनिंग करो। तो दादी जो भी 20-25 कन्याएं होती थी, उनके साथ बैठ के उनकी जो फाउंडेशन है ज्ञान की, निश्चय की, वो मजबूत हो, तो बहुत प्रकार की शिक्षाएं दादी देती थी। क्योंकि राजू भाई सुना ही रहे थे कि एक बार दादी की तबीयत अच्छी नहीं थी और हम सभी लंदन में थे, मुख्य बहनें। समय की पुकार पर काफी अच्छे लीडर्स आए हुए थे, डायलॉग चल रहा था। तो दादी की अचानक तबीयत खराब हुई, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में वो बेड पर बैठे ही नहीं। डॉक्टर्स ने कहा लेट जाओ, कितना कहा नहीं लेटे। शाम को 4-5 बजे कहती है अभी मुझे वापस घर जाना है, बेड पे गई नहीं। तो दादी के अंदर सेवा भाव तो था, परंतु सहन शक्ति बहुत थी। शरीर को बाहर की कोई भी परिस्थिति होती थी, पर दादी अपना अचल और अडोल रहती थी। ये तो हमने बहुत बार देखा। ठीक भी हो जाती थी, क्योंकि दादी कहती थी मैं जब सेवा का टाइम होता है और शरीर साथ नहीं देता है, तो मैं अपनी अनेक प्रकार की स्थितियां इमर्ज करती हूँ। अशरीरी स्थिति इमर्ज करती हूँ। एक बार दादी कहती थी मेरे हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं है, तो मैंने एकदम अव्यक्त बाप दादा को सामने इमर्ज करके और अपनी अशरीरी अवस्था बनाई, तो मैं सब कुछ कर पा रही थी। तो बाबा कहते हैं ना कि अपनी स्थिति बनाओ और समय पर उस स्थिति को इमर्ज करो, तो उस स्थिति की जो शक्ति मिलेगी
उससे हम अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। दादी का जो पुरुषार्थ था बहुत गुप्त था और उनका अंदर में बाबा से कनेक्शन और साइलेंस की शक्ति। आप कुछ उनसे जाइए, उनको सुनाइए, कुछ पूछिए। दादी अंदर बाबा के पास साइलेंस में जाके और फिर उत्तर देती थी। एक बार दादी को काफी खांसी थी। डॉक्टर्स ने कहा आप उनको राय दो कि ज्यादा बात नहीं करें। तो हम लोग तो डरते थे क्योंकि हमें पता है वो तो बात करेंगी। तो हमने कहा दादी थोड़ा कम अगर आप बोले, वो तो डराते ही रहेंगे, मैं नहीं डरती। वो तो डराते ही रहेंगे। फिर ऐसे किसी ने कहा दादी फिर भी तो आप कम बोल सकते हो। दादी ने कहा मैं तो साइलेंस में रहती हूँ, आप लोगों को लगता है मैं बोल रही हूँ, मैं तो साइलेंस में रहती हूँ। तो उसके हमने कई उदाहरण देखे। दादी को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था और हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो 11-12 बजे पहुंचते हैं। शाम का प्रोग्राम किया, सवेरे की क्लास की, फिर फ्लाइट ली। ऐसे करके एक एक दिन रुकते हुए 10-12 सिटीज में जाते थे। दादी को बहुत अच्छा लगता था। परंतु मैंने ये तो एक बार हम लोग, एक मिनिस्टर कनाडा में आती थी, उसने कहा आप लोग आइए पार्लियामेंट में। तो हम लोग गए तो उसने 10-12 मिनिस्टर्स को कमरे में बुलाया और सबको 2-2 मिनट 5-5 मिनट मिलना था। तो जैसे कोई आता था सामने, दादी मुस्कुराते हुए दृष्टि देती थी और जैसे एकदम साइलेंस में चली जाती थी। फिर कहती थी, 2-3 मिनट बोलती थी, पर जो कुछ बोलती थी वो उस समय उस आत्मा को बहुत जरूरी था। तो वो लोग कहते थे कि आपने लिखा हुआ है, आप कैसे एक्यूरेट वही बात हमें कहती हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो दादी कहती थी ऐसे उंगली करके और फिर साइलेंस में चली जाती थी। तो मैंने ये देखा कि साइलेंस और आवाज, अब हमें ऐसा लगता था कि दादी बहुत बोलती हैं और दादी कहती थी अगर मैं साइलेंस में न रहूं तो बोलूंगी भी कैसे। ये जो मेरे में बोलने की शक्ति है वो साइलेंस की है। कई बार दादी, बहुत बड़ी सभा है, पब्लिक है, नए लोग हैं, तो 3-4-5 मिनट जाते ही पहले साइलेंस में खड़ी हो जाती थी। सबको इतना साइलेंस का अनुभव होता था, गीत वगैरह नहीं चलाते थे, एकदम साइलेंस में। तो आजकल साइलेंस की भट्टी करते हैं, हमें आधा दिन साइलेंस करना है, पर दादी तो कितनी बार दिन भर में कर्म भी करती थी,
वाणी की सेवा भी करती थी, लेकिन अंदर में साइलेंस में भी रहते थे। जैसे दादी गुलजार का हम देखते थे, उनके तो स्वरूप से ही दिखता था। तो दादी जानकी का ये जो कंबाइन करती थी साइलेंस और वाणी, थोड़े ही शब्दों में जिन शब्दों की आवश्यकता है, जिससे उस आत्मा को चाहे शक्ति चाहिए या कोई दुख सुख की बातें होती हैं, सब ठीक हो जाता था। आपको मालूम है कि रहम दिल तो थी दादी, उनके पास आकर के कोई भी कुछ मांग ले। एक बार एक बहुत बुजुर्ग बात थी, बोला दादी मेरे को बात तो बड़ी थी पर 1 किलो बादाम चाहिए। तो दादी कमरे में आई तो निकलो आए बादाम, उसको देके आओ। तो किसी ने कहा दादी क्यों? देखो कभी भी किसी के मन में कोई इच्छा, कोई आशा रह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, कभी भी छोड़ सकती थी, इतनी बुजुर्ग थी, तो वो उसके अंदर रह जाएगा। दूसरी तरफ किसी को कुछ भी चाहिए आप कहो तो भगवान के बच्चा है, उसको क्या चाहिए? उसको तो सर्व प्राप्ति है। तो एक तरफ इतनी ऊंची शिक्षा और दूसरी तरफ दादी सबकी इच्छा पूरी करती थी। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हम सभी को वर्तमान समय एक नेचुरल शांत साइलेंस, एकाग्रता, इन बातों, इन गुणों का प्रैक्टिकल में बहुत अभ्यास होना चाहिए। है संभव? है? आप करते हैं अभ्यास? हाथ खड़ा करो। करते हैं? दूसरा, दादी एक कर्म योगी थी। साइलेंस का मतलब नहीं है कि बस बाबा के कमरे में बैठे रहो या योग में बैठे रहो, नहीं। ये तो आपको पता ही है कि दादी कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी अमृत वेले में अपने रूम में नहीं बैठती थी, बाबा के कमरे में जरूर जाएंगी। कुछ भी हो जाए, सिर्फ चल पाती थी, इतनी तबीयत ऐसी है, तो भी बाबा के कमरे में जाती थी। और उसको देख के दादी को, बहुतों को, लंदन में छोटा सा कमरा था, एकदम फुल हो जाता था। दादी बैठी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखते थे, शाम को कभी भी 7 बजे हैं, कुछ भी हो रहा हो, दादी बंद करा देती थी, योग कर रहे। शाम के योग का 7 से 7:30 का दादी को बहुत महत्व था। हम तो आज क्लास कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि एक कर्म योगी जीवन थी। लंदन में 74 में, मैं 72 में जर्मनी गई, 72 में लंदन
तो लंदन में हम लोग जब कोर्स कराते थे, मैं और डॉक्टर निर्मला थे, तो 3 दिन तक तो लोग आते थे। जैसे ही सृष्टि चक्र का ज्ञान शुरू करो भाग जाते थे। तो हमने कहा तो कोई ठहरता ही नहीं ज्ञान में। और हम लोगों का भी सुनाने का तरीका थोड़ा भारतीय था, जब तक पता चले कि इंग्लिश तो बोलते थे। और उन दिनों में तो 5000 वर्ष का चक्र है, रिपीट होता है, ये भी सुनाते थे। अभी तो एकदम कई बार नहीं भी सुनाते, तो ठहरते ही नहीं थे। तो हमने कहा अभी क्या किया जाए। पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर हमने विदेश में सेवा शुरू की है, मैं जर्मनी से कई यूरोप के देशों में लेक्चर्स के लिए सेंटर की स्थापना के निमित्त कई देशों में गई, पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक दादी हमारे साथ होनी चाहिए। क्या हम लोग भी छोटे तो नहीं थे, पर फिर भी आज से 74 कितने साल पहले तो हमने मधुबन में दादी प्रकाशमणि और मनमोहिनी दीदी को लिखा कि हमारी इच्छा है अगर दादी जान की हम लोगों के साथ होगी तो हम लोगों को भी पालना मिलती रहेगी, हिम्मत बनी रहेगी। तो हम तो भी निकले ही हैं भारत से, तो जो भी सेवा जिस भी देश से निमंत्रण मिलता था हम चले जाते थे। तो आप आश्चर्य करेंगे कि एकदम दोनों ने आपस में राय की, बाबा से पूछा, बाबा ऐसी बहनें लिख रही हैं वहां से। और दादी का क्या था कि पूना में जो सिंधी लोग हैं उनकी कई फैमिलीज हांगकांग में, लंदन में, काफी विदेशों में थी, तो कनेक्शन भी था दादी का। तो फिर मुझे याद है मैं फरवरी में गई, 2 महीने के बाद दादी लंदन में आई और साथ में जयंती बहन भी आई, क्योंकि जयंती बहन तो रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि कहती है कोई ठहरता नहीं, कोई सेवा नहीं। तो वो पर मैंने कहा आप लेके आओ दादी को ना। तो उसने कहा दादी रहेगी तो मैं भी रहूंगी। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो दोनों आए, दादी और जयंती बहन। अब हमारे पास कोई सुविधा तो थी नहीं, बहुत थोड़ा सा पैसा था, बहुत बहुत छोटा सा एक हमने 2 कमरे और किचन रेंट किया हुआ था। तो दादी जब आई तो उनको कम से कम थोड़ी सुविधा तो दे सके। तो मैं, जयंती बहन, डॉक्टर निर्मला, हम लोग छोटा सा क्लासरूम था, वहां तीनों जमीन पे सोते थे। मैं एक साइड पे सोते, तीनों मतलब ऐसे जमीन पे सोते थे। और हम लोगों ने जहां पर बैठ के योग कराते हैं ना, उन दिनों में गद्दी होती थी और बड़ी होती थी काफी। तो हमने कहा कि चलो एक अच्छा कुशन ले लेते हैं, दादी के लिए बेड बना देंगे। तो दादी वहां सोती थी और हम चारों। बहुत छोटा सा बाथरूम था, छोटा किचन था। तो दादी को बहुत कंफर्टेबल थी। कहती है हंसी में कि तुम महारानी नीचे सोती हो पट पर, तो अगर मैं पटरी पर सो गई तो क्या बड़ी बात है। हम लोगों को भी बाबा के बनने के बाद ये तो होता ही नहीं क्या चाहिए, जहां भी सो गए, जो भी खा लिया, कुछ भी हुआ, स्थापना तो ऐसे होती है। हमारी दादी यमुना के कंठे पर बैठी, और हम लोग भी बहुत घरों में, बहुत परिवारों में
उनके नीचे तह खाना जिसको बेसमेंट कहते हैं, वहां रहते थे बहुत सालों तक, खासकर जब एक देश में गए फिर दूसरे में। अभी ये तो नहीं कि दादी बाहर जाएंगी तो हमारे पास कोई कार तो थी नहीं, हम तो ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, तो हम दादी को नहीं ले जाते थे। तो एक दिन कहती है मुझे बाहर जाना है, आप लोगों के साथ जाना है। बहुत एकदम ऐसा लग रहा था दादी जाएंगी, तो हम ले गए। हमने कहा तो बस में चढ़ना तो मुश्किल होता है ना। कहती थी कोई बात नहीं, आप लोग मुझे उठा के चढ़ा देना। तो दादी तो छोटी थी, हल्की थी, तो हम लोग ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के उनको बस में बिठा देते थे। अब हमने कहा इनको जूता भी होना चाहिए, इनके पास कोट भी होना चाहिए, इतनी सर्दी। कहती मेरे को ले दो, हाँ मेरे को दुकान पे ले चलो। अब इतना छोटा सा पैर, जूता भी ना मिले। तो हमने कहा दादी ये तो आपको इंडिया से बनवा के लाना पड़ेगा। एनीवे फिर हमको एक छोटा सा जूता मिला, फिर हमने छोटा सा कोट ढूंढा, क्योंकि अगर दादी को बाहर ले जाना है तो चप्पल में तो नहीं जा सकते ना। तो दादी को भी मतलब जैसे कुछ त्याग लगता नहीं था, बहुत खुश रहती थी। और जैसे राजू भाई ने कहा ना कि नोट्स आते थे तो हम सबको सुनाती थी, तो हम लोग भी खुश थे। और जब भी हमको भाषण के लिए जाना है तो दादी हमारे साथ जरूर जाती थी। कहती है तुम लोग बोलना, मैं सकाश दूंगी आप लोगों को। हमने कहा ठीक है आप चलो। तो कार में हम तीन बहनें हैं, तो सभी पॉइंट सुनाओ। जब तक पहुंचते थे सारे टॉपिक पे हर एक अपने अपनी पॉइंट सुनाओ, फिर खुद भी सुनाती थी। अब आप देखिए, आप जब बोलना शुरू करेंगे तो कितनी पॉइंट्स होगी। पुनर्जन्म के ऊपर, दुख सुख पर, स्वर्ग नरक, किस तरह से हम उनको समझाएं। तो कहने का भाव ये है कि जैसे हम लोगों के साथ ऐसे साथी बन गई दादी। और आप में से पता नहीं किसको सबको पता होगा कि दादी भोजन बहुत अच्छा बनाती थी। पता है ना? नहीं, यूट्यूब पे देखा है, कड़ी बना रही है, सिंधी साबूदाने की खिचड़ी बनाती है, जहां जाती थी हलवा बनाएंगी। तो हम भी बनाते थे खाना, तो क्योंकि विदेश जाने का मतलब खाना बनाना आना चाहिए, और जहां सोने को मिले, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। तो वो हम सब में था, क्योंकि हम लोग तो इंडिया में भी कोई शुरू से तो बड़े सेंटर्स थे नहीं। तो मैं भी खाना, भोग वगैरह सब तरह के बनाती थी, और वहां तो कोई था नहीं तो भोग भी बनाते थे। तो दादी को हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। तो जिस दिन दादी हमको कह दे कि आज सब्जी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि दादी हमेशा कहेगी थोड़ा नमक और होता तो अच्छा था, थोड़ा कलर अच्छा होता तो और थोड़ा इसमें। तो हम लोग दादी को खुश कर, भाई दादी आज दादी आपको तुअर की दाल बनाई है। डॉक्टर निर्मला गुजराती बनाती थी, मैं पंजाबी खाना बनाती थी। तो कहने का मतलब कि हर काम में, और तब तो आज दादी के साथ इतनी बहनें थी, तब तो दादी सब कुछ खुद करते थे ना, हम लोग मदद कर देते थे जितना, परंतु हम सर्व सेवा करके आते थे तो दादी खाना बना के बैठी हुई होती थी। तो कई लोग तो ये सोचते थे कि ये माता जी इनको खाना बना के देने वाली है, क्योंकि जब हम आते थे तो दादी
बहुत अच्छी तरह हम सबके लिए भोजन बना के रखा हुआ होता था। और उन दिनों में जब लंच का भोग लगता था तो दादी मुझे कहती थी, बाबा के पास जाओ, पूछो बाबा कैसे सेवा बढ़ाएं, कैसे हम ब्राह्मण परिवार बनाएं। तो रोज ही मेरे को भेज देती थी, जाओ बाबा से पूछ के आओ, बाबा से पूछ के आओ। ऐसे बैठते थे आपस में, बाबा को भोग लगाते थे। फिर दादी ने, हम लोग कोर्स कराते थे, तो दादी कहती थी मेरे पास लाओ उसके बाद। तो हम सोचते थे दादी क्या करेंगी, तो दादी उसको बैठ के दृष्टि देती थी। हमारी वॉडी बहन, हमारे चार्ली भाई, हमारे कैन भाई, सब दादी हम लोगों ने कोर्स कराया और दादी उनको बैठ के अनुभव कराती थी। और उन्हीं अनुभवों से वो ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने। तो दादी अपने लिए सेवा ढूंढ ली कि आप लोग कोर्स कराओ फिर मेरे पास लेके आओ। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं आजकल, कोर्स नहीं कराते हैं पर उनसे मिल लेते हैं, तो मिलने से उनको मतलब अनुभव तो अच्छे होते हैं। तो जैसे दादी कर्म योग में, और फिर दादी ये कहती थी कि देखो जिसकी जो भावना है यज्ञ के प्रति, जैसे एक माता थी तो वो दूध लाती थी, जैसे होता ही है ना, शुरू में कोई कुछ ले आता है, कुछ ले आता है। तो हम लोगों के पास दूध बहुत हो गया, हमने कहा दादी ये चीज नहीं है, उसको बोल दे। कहती है नहीं, जो लाती है वो लाती रहे, किसी और आपसे कोई पूछे तो कहना। कहती थी जिसमें जो भावना है उसको वो करने दो, क्योंकि अगर उसके मन में वो भावना नहीं होगी तो वो नहीं करेगा ना। और आपको मालूम है विदेश में अभी तक भी है, लेकिन सफाई अपने आप करनी पड़ती है। वहां पर कोई झाड़ू पोछा करने वाला नहीं होता है, पर पोछा भी अच्छा होता है मॉडर्न, हाँ, कोई खराब नहीं होते हाथ। तो निर्मला बहन और मैंने कहा निर्मला बहन मैं वैक्यूम क्लीन कर दूंगी, आप पोछा लगा देना। और सड़क तक लगाना, मतलब अपने बाहर की सफाई भी खुद करनी। परंतु जैसे कहते हैं ना कि, तो फिर कभी कभी दादी भी अकेली होती थी तो हम आते थे तो सफाई कर देती थी पूरी। तो देखो यज्ञ में शुरू में हर एक ने हर एक कुछ किया। हम लोग आते थे तो 7 दिन ग्रुप आना है, एक दिन आता है, 5 दिन रहते हैं, 7वें दिन जाते हैं, तो एक दिन सारा दिन खाना बनाना है। आप लोगों को याद है, आप थे कोई उन दिनों में? गीता बहन को याद? एक दिन सारा खाना, और उन दिनों में लकड़ी के बड़े बड़े चूल्हे, और थे 70-80 तो होते ही थे हम लोग। लंच भी बनाओ, ब्रेकफास्ट भी, डिनर भी। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ सीखा। आज तो कोई ऐसी भाई या बहनें जिनको खाना नहीं बनाना आता। भाइयों को भी आता है, सबको आता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। फिर तो आप लोग सेवा अच्छी कर सकेंगे। शुरू में जब सेवा शुरू हुई तो सेवा, सच्ची सेवा ये होती थी कि दूसरे में हमारे स्वरूप से
भावना उत्पन्न हो और वो सेवा के निमित्त सहयोगी बने। क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि पैसे हैं निकाल के दे दो। तो दादी जान की हमको कहती थी अभी आप लोगों को चेक लिखने की आदत हो गई है। शुरू में जब शुरू किया चेक देना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। जाते थे 2-3 लोग, मुझे याद है दिल्ली में जगदीश भाई थे, ब्रिजमाइन और भी कई थे, तो 3-4 लोग जाते थे। बड़ी कंपनी में गए, यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, उनको 20 टेलीविजन चाहिए थे जो इंटरनल होते हैं ना। तो हम एक बहुत बड़ी कंपनी से अपॉइंटमेंट लेके गए। ब्रिजमन भाई थे और भी 1-2 बहने गए, उसकी सेवा की, सब बाबा का परिचय दिया, यज्ञ इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ। तो हमने कहा रिक्वेस्ट तो लेके आए हैं कि हमको 25 टेलीविजन सेट चाहिए। हाँ बोलो, क्या एड्रेस है, कहाँ पहुंचाऊं? ऐसे सेवा होती थी। मतलब सेवा अपने स्वरूप से, अपनी वाइब्रेशन से सबको सहयोगी बनाना, इस तरह की सेवा शुरू में होती थी। दादी जान की तो हर एक की योग्यताएं, मेरे को तो उन्होंने क्या नहीं ये भी करना है, तो दादी मैंने तो कभी ये किया ही नहीं है, तुम कर सकती हो। फिर एक और डिपार्टमेंट है, सारी पब्लिशिंग है, क्या दादी मेरे को क्या एक्सपीरियंस, तुम कर सकती हो, करो। तो आईटी है, फिर पब्लिशिंग है, फिर फिल्म है, इंटीग्रेटेड मीडिया बोलते हैं। सब सिर्फ दादी ने विश्वास, तुम कर सकती हो, तुमको करना थोड़ी है, जो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने विदेश में क्या बोलते हैं ना, पॉलिसीज बहुत बनाई हुई हैं। जैसे यहाँ तो जिसको जो चाहिए कर लेते हैं, पर क्या होता है कि अगर हम बाबा की यज्ञ की इमेज चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनानी होती हैं कि ये करें, ये नहीं करें, ये लिखना अच्छा है, ये नहीं। तो काफी पॉलिसीज बना के फिर हर कार्य को करते हैं। तो ये सेवा भी सच्ची सेवा, जिसमें बाबा कहता है कि मांगना नहीं है कुछ भी, और उनमें सहयोग की भावना भी आए, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए दादी जानकी की का त्याग कहो, तपस्या कहो, सेवा कहो, सब में वो परफेक्ट थी। आप उनके कमरे में जाएंगे तो आपको एक वस्तु भी इधर की उधर नहीं मिलेगी। एक वस्तु, उनका रुमाल, उनकी शॉल, जैसे ही कमरे में जाएंगे एक भी चीज इधर इतनी व्यवस्थित, सफाई तो थी, सच्चाई सफाई, लेकिन व्यवस्थित बहुत थी हर बात। आज भी हम लोगों को याद आता है कि दादी की व्यवस्था हर प्रकार से कितनी ज्यादा थी। तो बातें तो बहुत है, समय हो चुका है। सभी को थैंक्स और ओम शांति। थैंक्स तो दीदी जी आपको, आपने इतना समय दिया और सबको बिल्कुल दादी जी का चित्र स्पष्ट कर दिया सबके बुद्धि के स्क्रीन पर। काफी भाई बहनें होंगे जिन्होंने दादी को शायद ना देखा हो, ना पालना ली हो, लेकिन आप बड़ों के द्वारा
आपके अनुभव और संस्मरणों से हम सबकी पालना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर सभी उठेंगे।